दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 4 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसे? विविपेरस, मांसल, शाकी या विषमपाणी? तो सही उत्तर मांसल। दोस्तों मरुभूमि या मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल और स्थूल होते हैं। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स कौन से पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किस चीज़ के लिए? तो सही उत्तर है यांत्रिक अवलंब के लिए। दोस्तों एपीफाइट्स या अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें एरियल प्लांट्स या वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। अतः इसके इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है और ये पौधे उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। अगला प्रश्न है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है लवण मृदोद्भिद या लवणोद्भिद। इनको इंग्लिश में दोस्तों हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो उत्तर है एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद कहते हैं। इसमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक मैकेनिकल टिश्यू भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। अगला प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है चट्टान पर उगने वाले पौधे शैलोद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। अमरबेल तना परजीवी बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी सही है। आर्किड अधिपादप या एपीफाइट सही है। घटपाणी जलोद्भिद ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों घटपाणी जो है नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतया शाक होते हैं जो दलदली या नम स्थानों पर उगते हैं और जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से होते हैं। इस तरह से आप जान लीजिए कि जलोद्भिद पौधे जो होते हैं वो जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, सही नहीं है। नमकीन पानी में पाए गए पौधे को थैलोफाइट्स कहते हैं, गलत है। और सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो 1 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, कथन 1 सही है। बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिबरेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, तो कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एजीटोबैक्टर होता है और नमकीन पौधे में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? परजीवी, अपघटक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्पादक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी देख सकते हैं। उत्पादक या प्रोड्यूसर जो होते हैं या स्वपोषी जीव, ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है, आपको बताना है। स्वजीवी उत्पादक बिल्कुल सही है, परोपजीवी उपभोक्ता सही है, मृतोपजीवी विबंधक सही है और तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता ये आपका सही नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए तृणभक्षी जो होते हैं या शाक और पौधों की पत्तियों पर या घास पर निर्भर रहने वाले, ये प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, गौड़ उपभोक्ता नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या? तो सही उत्तर है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो खाद्य श्रृंखला के अन्य जीव जंतु हैं इस पर आश्रित होते हैं। सीधे तौर पर पौधों पर आश्रित रहने वाले जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कहते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं और क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनेफेरा। तो इनमें से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाला शैवाल है। ये ताजे और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनीफेरा विषमपोषी जीव है जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। और कॉपीपोड्स छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे और खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है कि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तो झीलें और नदियां जम जाती हैं, लेकिन इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी सतह ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसलिए मछलियां और अन्य जलीय जीव जमी हुई झीलों में भी नीचे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि नीचे जल नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? तो सही उत्तर है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जब जल से बाहर मछलियों को बाहर निकाल दिया जाता है तो मर जाती हैं क्योंकि ये रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन को नहीं। अगला प्रश्न है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है कैसे? तो गलफड़ों के द्वारा या गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो एक वर्णक होता है जिसको एंथोसाइनिन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक होता है और लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपिन और जैंथोफिल हल्दी में और चुकंदर में विटरनिन वर्णक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो उत्तर है लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन होता है जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक होता है। कैरोटीन जो है गाजर के लाल रंग के लिए और नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक है? तो उत्तर है लाइकोपीन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो उत्तर लाइकोपीन वर्णक टमाटर के लाल रंग का कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो उत्तर है कैरिका जैंथिन। याद रखिएगा, कैरिका जैंथिन जो है ये पपीते के पीले रंग का कारण है। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। ये भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो उत्तर है अंडमान द्वीप में, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति खोजा है जिसे मूसा इंड अंडमानेंसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर होती हैं। गुच्छे में फल पकने से यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे का रंग नारंगी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवित प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सैपियन से संबंधित हैं, और शेष जो विकल्प हैं वो जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीशीज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। तो सही उत्तर है कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता। पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। अगला प्रश्न है, खमीर उदाहरण है किसका? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का? तो खमीर कवक का उदाहरण है। दोस्तों ईस्ट और मशरूम फफूद यानी कवक हैं। ये पर्णहरित तथा संवहन ऊतक रहित होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसियोडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है क्या? शैवाल, नग्नबीजी, फफूद या गांठदार जड़ें? तो ईस्ट और मशरूम जो हैं ये दोस्तों क्या हैं? सही उत्तर फफूद या फंगी होते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है ये कवक का उदाहरण है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है क्या? कवक, शैवाल, हरी सब्जी या पशु का मांस? तो सही उत्तर है रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, बिल्कुल सही। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, बिल्कुल सही। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसका वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 सही हैं। दोस्तों गुच्छी एक कवक है जिसे दुनिया के सबसे महंगे मशरूम में एक माना जाता है। इन्हें मोरेल मशरूम भी कहते हैं। वस्तुतः गुच्छी जंगली प्रजाति के मशरूम हैं जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी क्षेत्रों में उगते हैं। कथन 1 और 2 सही हैं, 3 सही नहीं है। दोस्तों गुच्छी उत्तर पूर्वी हिमालय की तलहटी में नहीं पाया जाता है, साथ ही इसकी वाणिज्यिक खेती भी नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक या फंजाई या आदि जंतु प्रोटोजोआ? तो सही उत्तर है तीनों, नाइडेरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। ये तीनों में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। सहजीविता 2 से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के मध्य सहजीवी संबंध है। नाइडेरिया समूह के सदस्य का डाइनोफ्लैजिलेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध है। लाइकेन शैवाल और कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है जिससे वो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण और जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच दोस्तों उच्चतर कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? ऑप्शन है जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन या कवक मूल। तो सही उत्तर है कवक मूल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके बीच?
तो सही उत्तर है माइकोराइजा। कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध है। अगला प्रश्न है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो दोस्तों लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य होते हैं। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां और छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप है। इनमें एक शैवाल यानी एल्गी और दूसरा कवक यानी फंगाई होता है। लेकिन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इसके साहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है और थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष प्रकार की संरचना मिलती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं किसके? तो दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल से मिश्रित रूप से बने होते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है इसको म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटकों के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या प्रोटोपघटनी। तो सही उत्तर है सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम जो हैं सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और ये पौधों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरी ओर ये फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है कपास का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन। तो सही उत्तर सेल्यूलोज। दोस्तों कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज होता है, जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% और सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? देखिए नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता यानी पॉपी से, तुलसी से, गंध सफेदा से या इफेडरा से। तो सही उत्तर है पोस्ता यानी पॉपी से। दोस्तों चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्का से प्राप्त होता है, पोस्ता से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हेरोइन प्राप्त होती है किससे? तो सही उत्तर है हेरोइन जो है ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अफीम पोस्ता से प्राप्त हेरोइन सफ़ेद रंग का पाउडर है, जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मार्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल या तना से। तो सही उत्तर है फलों से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मार्फिन पोस्ता जो कि वैज्ञानिक नाम इसका पैपेवर सोमनीफेरम है, इसके अपरिपक्व फलों से प्राप्त होती है। पोस्ता का पौधा एक आवृतबीजी पादप है, जिससे अफीम और हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मार्फियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि और निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का पौधा इसका सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है कैसे, आपको बताना है। तो उत्तर बिना पके फल के लेटेक्स से। दोस्तों अफीम पौधों के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे या अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो आप जान लीजिए कि अफीम पोस्ता पौधे के अधपके फलों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या क्विनिन। तो सही उत्तर है अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। पैपेवर सोमनीफेरम
पैपेवेरेसी कुल का एक पौधा है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लेटेक्स से अफीम यानी ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मार्फिन, कोडीन और पेपेवरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मार्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयोग की जाती है और अफीम की लत हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, अफीम का वास्तविक नाम क्या है या वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तर है पैपेवर सोमनीफेरम। याद रखिएगा, पैपेवर सोमनीफेरम पेपेवरेसी कुल का पौधा है और पैपेवर सोमनीफेरम ये अफीम का वानस्पतिक नाम है। दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान जो जीव विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर अवसादकारी। दोस्तों, अफीम अवसादकारी स्वापक औषध के श्रेणी में आता है। इससे दर्द निवारक मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में, जीव विज्ञान में वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।